हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम 2016 के बायोलॉजी के सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन आपको ये भी दिखाएंगे कि हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं 11, 12, 13, 14, 15 इन सब सेशन के क्वेश्चन जो भी हमने करे हैं उसमें कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, या फिर कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा अमाउंट में पूछे जा रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर करने का और हमारा रिवीजन भी हो जाता है। तो बायोलॉजी के मिक्स्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक से लाया गया है, ये सभी क्वेश्चन हैं 2016 के पेपर जितने भी हुए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं और 17 के भी क्वेश्चन हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के बारे में हमने जो डिजीज़ पढ़ी थी उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे स्टार्टिंग से जितने लोगों ने भी ये सेशन देखा है प्रीवियस ईयर का, जो हमने टारगेट करा हुआ है 11 से लेकर के 24 तक के सभी बायोलॉजी क्वेश्चन करेंगे। तो और सेशन वाइज पहले 11-12 का हमने करा, फिर 13 का करा, फिर 14 का करा, फिर 15 का करा और इसमें 16-17 का क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से हम 24 तक सेशन करने वाले हैं और एक एक सेशन में हम एक एक ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको 16 में कुछ कम क्वेश्चन थे तो मैंने 17 भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे आपको सेशन प्रोवाइड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और कंप्लीट थ्योरी हमने डिस्कस करा हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से कंप्लीट थ्योरी अच्छे से पढ़िए ताकि आपका सब्जेक्ट, आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो स्टार्ट कर लेते हैं और डेली शाम 4 बजे आप तैयार रहिए और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें एक न्यू डायरेक्शन मिले और हम कुछ नया कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग का समूह चुनिए। तो जिन्होंने सेशन देखा होगा उन्हें पता होगा प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, इन तीनों को हमने जितने भी डिजीज़ होते हैं इनको हमने ट्रिक्स के तौर पे याद रखा था। ठीक है, और यहाँ पे बैक्टीरिया की बात पूछा है तो बैक्टीरिया में हमने जैसे कि ट्रिक क्या हमने याद रखा था, 2, 13, टाइम, ठीक है, ले यानी कि गो, ले, निकल यानी कि गो। तो ऐसे हमने ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस और टाइफाइड, गोंगेरिया और लेप्रोसी, तो ये सब हमने याद रखा था। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। और हमने ये भी याद रखा था कि इसमें एक और छोटी सी ट्रिक कि सेल्फिश यानी कि सिफिलिस एक रोग होता है, और छोरा यानी कि कॉलेरा यानी कि हैजा, और दिल यानी कि डिप्थीरिया, पागल यानी कि प्लेग, और नी है मतलब निमोनिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने याद रखा था। और ये जो डिजीज़ हैं ये सभी क्या हैं? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। तो बैक्टीरिया से पूछा ही है तो बैक्टीरिया से कहाँ पे हम जाएंगे? यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और मियादी यानी कि टाइफाइड। तो थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, पोलियो जो होता है ये होता है वायरस से। ठीक, और यहाँ पे मियादी बुखार ये तो ठीक है बैक्टीरिया से होता है। फिर छोटी माता यहाँ पे वायरस से होता है। ठीक, तपेदिक जो होता है ये बैक्टीरिया से ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटी माता जो है ये होता है वायरस से। इन्फ्लुएंजा जो होता है, पोलियो जो होता है ये होता है वायरस से। तो थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ आपका रॉन्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इतना ज़्यादा नहीं डिस्कस करती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एक क्वेश्चन करें तो उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन जब आए तो आप कर पाएँ, इसलिए इतने अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, और 100% आपका सीटेट क्लियर हो, यही टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि साइंस में आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो और साइंस में आपका फुल मार्क्स आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 में विचार कीजिए जिनमें सूची 1 में सूक्ष्मजीवों के नाम दिए गए हैं जिनसे वे संबंधित हैं। तो यहाँ पे पहला आपका दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं। शैवाल हैं, बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है, और हमें पहचानना है कि ये कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें
लैक्टोबैसिलस तो आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि ये दही जमाने में काम आता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ठीक है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, कवक यानी कि फंजाई, और प्रोटोजोआ यानी कि इसे प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, और विषाणु यानी कि वायरस, शैवाल यानी कि एल्गी, ठीक है। तो बैक्टीरिया हो गया। पैरामीशियम जो है, ये जो पैरामीशियम है ये आपका प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। और स्पाइरोगायरा जो होता है वो होता है शैवाल में, शैवाल होता है, क्योंकि आप तालाब में देखेंगे इस तरीके से तालाब में हरा हरा ऐसे फैला रहता है, वो स्पाइरोगायरा होता है, ठीक। स्पाइरोगायरा आपका हो गया शैवाल, और एस्परजिलस हो जाएगा आपका कवक। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? बी का सेकेंड, फोर्थ का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बी का सेकेंड और सी का फोर्थ। यहाँ पे बी का सेकेंड, सी का फोर्थ तो दिया है। तो यहाँ पे एक और देख लेते हैं, ए का क्या है? कवक है, यानी कि ए का थर्ड है। तो यहाँ पे ए का फोर्थ दिया है, यहाँ पे ए का थर्ड दिया है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमें सभी नहीं चेक करना, अगर आपने एक या दो मिलान देख लिए हैं और उसमें क्या हो रहा है कि आपको पता चल पा रहा है कि राइट आंसर कौन सा है, तो आप अगर एक दो मैच कर लिए और बाकी सब नहीं हो रहे तो पहले ही आंसर कर दीजिए, क्योंकि टाइम हमें बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय। तो निम्नलिखित में सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय, यानी कि किसके सिवाय? तो यहाँ पे भ्रूण के सिवाय एक कोशिकीय हैं। कैसे? क्योंकि भ्रूण जब बनता है तो ये क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज करते हैं, निषेचन करते हैं, तब जाकर के भ्रूण बनता है। लेकिन यहाँ पे जो मुर्गी का अंडा है इसमें एक ही सेल होता है, युग्मनज, ठीक, जो युग्मनज, अभी गैमेट बोल रहे हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो युग्मज जो होते हैं ये सिंगल सेल होते हैं, जैसे मेल गैमेट हो गया ये सिंगल सेल होते हैं, फीमेल गैमेट हो गया ये भी सिंगल सेल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब दोनों मिल जाते हैं तो बनता है भ्रूण, जिसमें कि एक सिंगल सेल नहीं होता, दो सेल होते हैं। तो यहाँ पे एक कोशिकीय चारों हैं, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी तीन हैं, लेकिन चौथा जो है ये एक कोशिकीय नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य हैं? तो यहाँ पे शिराओं के विषय में सही आंसर हमें करना है कि शिराओं का काम क्या होता है। तो सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। तो ये तो सही बात होती है कि शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अशुद्ध रक्त कैरी करती हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि जो पल्मोनरी शिरा है, पल्मोनरी शिरा जिसे बोलते हैं, यानी कि पल्मोनरी वेन जिसे बोलते हैं, ये क्या करती है? ये शुद्ध रक्त को कैरी करती है। वैसे तो शिराएं क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त कैरी करती हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? जो पल्मोनरी वेन है, यानी कि पल्मोनरी फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, वो शुद्ध रक्त कैरी करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये नहीं बनेगा, क्योंकि सभी शिरा यहाँ पे बोल दिया है, जबकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। तो फर्स्ट तो करेक्ट नहीं बनेगा। सेकंड है, शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, तो ये करेक्ट आंसर बनेगा। जो शिराओं की दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, जबकि आर्टरीज यानी कि धमनी की जो शिरा होती है धमनी की जो दीवारें होती हैं उनकी भित्ति मोटी होती है, और जिनकी भित्ति मोटी होती है उनमें क्या होता है? कपाट नहीं पाए जाते, और जिनकी जो दीवारें पतली होती हैं, यानी कि शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, तो उनमें कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो सेकेंड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो ये हमने अच्छे से सेशन में डिस्कस करा हुआ है कि जो सर्कुलेशन टॉपिक है, परिसंचरण टॉपिक है, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ है कि जो यहाँ पे हो गया हार्ट, ठीक, और यहाँ पे हो गया बॉडी, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करती हैं?
आर्टरीज करती हैं हार्ट से, ये हार्ट हो गया, तो हार्ट से बॉडी की ओर, यानी कि जो धमनी होती है बॉडी की ओर ले जाती है ब्लड को, लेकिन जो सिरा होती है वो बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड को लेकर के जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लेकर जाती है, तो थर्ड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा फर्स्ट, यानी कि सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलुलोज, आपको पता है सेलुलोज जो प्लांट्स होते हैं उनके छिलकों में, यानी कि उनकी चैली में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ यानी कि रुक्षांश मानव संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? तो यहाँ पे सही कथन हमें बताना है सेलुलोज के बारे में। ठीक, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, तो ये करेक्ट पहला ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। कैसे कि जो सेलुलोज होते हैं यानी कि रुक्षांश, हमने अच्छे से पढ़ा था रुक्षांश क्या होते हैं। रुक्षांश यानी कि रफेजेज उन्हें बोलते हैं, रफेजेस बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी आंत में जो मूवमेंट होता है खाने का, जैसे खाने को चिपकने नहीं देते। ठीक है, ये न तो एनर्जी देते हैं न तो आपका ये एंजाइम की तरह काम करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं खाने का मूवमेंट बनाए रखते हैं। ठीक, क्योंकि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो चिपक जाता है, आंत की दीवारों से चिपक जाता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। और रुक्षांश यानी कि जो सैलेड वगैरह होते हैं वो इसलिए खाए जाते हैं ताकि हमारे पेट में अच्छे से उसका मूवमेंट बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो बिल्कुल नहीं, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, न तो वो एनर्जी देता है न तो वो मिनरल्स में आता है, सिर्फ वो क्या करता है मूवमेंट को बनाए रखता है। थर्ड है, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? यानी कि अदरक जो होता है, अदरक का कौन सा पार्ट है जिससे कि वो नया पौधा बनता है? और जननांग अगर बोलें तो जनन अंग कौन सा है, अदरक का या हल्दी का या फिर जो ईख होता है, ठीक है, ईख का, तो वो होता है तना। ठीक, ये नहीं, जैसे कि तना क्यों बोल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा जो ईख होता है, तो ईख में भी जो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से पौधे निकलते हैं। ठीक है, और जो गुलाब का पौधा होता है उसका भी अगर आप तना काट देंगे, ठीक है, तने से वो एक नया पौधा बना लेता है। तो यहाँ पे आपका अदरक हो गया, हल्दी हो गया और आपका सूरन हो गया, जिसे ओल बोलते हैं, ये सभी के जननांग जो होते हैं, जनन अंग जो होते हैं वो तने होते हैं। थर्ड आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर और ऊपरी जबड़े, ठीक है, जो आपका सिर है और जो ऊपरी जबड़े हैं, ठीक है, ऊपर वाले दांत के बीच का जो स्पेस है, वही कि ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है, तो उस जोड़ को क्या बोलते हैं? बंद संधि बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड ज्वाइंट बोलते हैं ना कि ज्वाइंट मेरी जो फिक्स, तो उसको सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जो जोड़ है उसको फिक्स ज्वाइंट बोला जाता है। सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से मुक्त अंत वाले प्रश्न को पहचानिए। मुक्त अंत वाले प्रश्न मतलब कि आप बहुत सारा मटेरियल लिख सकते हैं। ठीक, किसी प्रश्न के बारे में बहुत सारा मटेरियल लिख सकते हैं, सोच करके लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो उसे ही बोलते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न। और वो प्रश्न जिसके बारे में किसी पर्टिकुलर चीज़ 2 लाइन में वो कंप्लीट हो जा रहा है, तो वो मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे शरीर की मांसपेशियाँ न हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा, तो यही मुझे सही लग रहा है। बाकी सब पढ़ लेते हैं। बाकी क्या है, गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है? तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछ दिया। ठीक है, गुलाब, आम और तुलसी, इनमें अंतर करने को पूछ दिया, तो ये तो नहीं होगा। फिर सांप और घोंघे की गति शैली, तो ये भी किसी चीज़ के बारे में पूछ दिया कि इन दोनों में अंतर करके बताइए क्यों होता है। ठीक है,
फोर्थ देखते हैं, विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए, उनकी विशेषताएं दीजिए। जैसे कि आपको 3-4 जड़ें दे दी और उनको देखने को बोल दिया कि गया। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी इस तरीके से हमने बोला था कि ये झकड़ा जड़ होती है और ये मूसला जड़ होती है, इस तरीके से। तो आपको इसी तरीके से 2-3 जड़ें दे दी गई और उसका अवलोकन करने को बोल दिया गया कि देखिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो आप क्या लिखोगे कि ये जो झकड़ा जड़ होती है ये घास वगैरह की होती है, और जो मूसला जड़ होती है ये जालिका रूपी पत्तियों की जड़ होती हैं। जिन पौधों की पत्तियां जालिका रूपी होती हैं उनकी जड़ें इस प्रकार की होती हैं। तो आप विशेषताएं लिख दोगे। लेकिन इन चारों, ऐसा सीडीपी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर देखना होता है। तो इन चारों में बेस्ट यही है कि अगर हमारे शरीर की मांसपेशियां न हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो टीचर होते हैं बच्चों को खुले अंत वाला, कि बच्चे अपने से सोचेंगे कि अच्छा मांसपेशियां नहीं होंगी तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, कि मांसपेशियां जो होती हैं हम हमारे शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं, कि सिर्फ हड्डियां रहेंगी तो शरीर तो बहुत ही खराब लगेगा। तो मांसपेशियां स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। और दूसरी चीज़ की मांसपेशियां जो होती हैं चलने में सहायक होती हैं। ठीक, और मांसपेशियों की हेल्प से ही तो हमारा बॉडी सारा काम करता है। तो ये खुले अंत वाला प्रश्न है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो इन कंपेरिजन टू इन 3 ऑप्शन। इन 3 ऑप्शन के अपेक्षा ये पहला आपका बहुत अच्छा है। ठीक, तो पहला आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसक कर्षण के कारण पहुंचता है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूसक कर्षण होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। चूसक कर्षण यानी कि पानी जो होता है वो नीचे होता है और जड़ें जो होती हैं पानी को कहाँ ले जाती हैं, ऊपर तक ले जाती हैं। और ये जो जाता है पानी ऊपर तक, ये किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है, चूसक कर्षण प्रक्रिया के द्वारा। तो ये क्यों होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा होता है, और शोषण के द्वारा होता है, या फिर वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन आपका राइट आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अवशोषण की बात करें तो अवशोषण, अगर पौधा कोई है पानी का अवशोषण कर रहा है तो वो किसी रीजन की वजह से करेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी का अवशोषण कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जब इसको ज़रूरत होगी तो अवशोषण उतना ही करेगा जितना कि पानी की आवश्यकता है, उसके बाद तो बंद हो जाएगा। तो फिर चूसक कर्षण फिर कैसे होगा। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पानी की आवश्यकता होती है, और पानी जब ऊपर जाता है खाना बनता है, फिर उसके बाद ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा ही होता रहेगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है रात के टाइम में कम हो जाता है, तो क्या वहाँ पे चूसक कर्षण फिर कैसे होगा। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण जो होता है यहाँ पे पानी की मात्रा जो होती है पत्तियों पे हमेशा होती रहती है, और ये पानी हमेशा जैसे वाष्प बन के उड़ जाता है। और इससे क्या होता है कि पत्तियां जो झुलसने से बच जाती हैं, पौधे को जैसे गर्मी नहीं लगती, और सर्दियों में पाले नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, सर्दियों में भी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण आपको पत्तियों को पाले नहीं लगते। पानी की मात्रा अगर प्रॉपर है तो पाले नहीं लगते, और गर्मी में पत्तियां झुलसती नहीं हैं। तो ये सभी रीज़न होते हैं, वाष्पोत्सर्जन चूसक कर्षण का कारण होता है। फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। ये राइट आंसर बनेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। श्वसन हमेशा करना होता है, पौधे जैसे इंसान करते हैं हमेशा, उसी तरीके से पौधे करते हैं। तो ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो रात के समय में आपका कम हो जाता है। ठीक है, लाइट जैसे सूर्य के प्रकाश में जितना होता है वो रात के टाइम में उतना नहीं होता है। सेकेंड है, पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, तो ये गलत है, श्वसन हमेशा करना होता है। थर्ड है, पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक हैं। थर्ड भी आपका करेक्ट है। फोर्थ है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में होने वाली समक्षणिक यानी कि एक ही समय होने वाली
प्रक्रियाएं हैं। तो ये बात भी सही है, क्योंकि आपका जो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण भी होता है और श्वसन भी होता है। ऐसा नहीं है कि श्वसन हो रहा है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो श्वसन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सही था, सेकेंड रॉन्ग था, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस के पौधों की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? तो बांस की पत्तियां आपने देखा होगा ऐसे पैरेलल वेनेशन की होती हैं, ठीक है, समांतर सिरा विन्यास की होती हैं। और जिनकी पत्तियां समांतर सिरा विन्यास की होती हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं? उनकी जड़ें होती हैं झकड़ा, ठीक है, झकड़ा जड़ें होती हैं जो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है, झकड़ा जड़ें या फिर रेशेदार जड़ें बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे समांतर सिरा विन्यास तो होती है और रेशेदार जड़ होती है, तो फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को चुनना है। यहाँ पे विषम कौन है? तो यहाँ पे अंडा जो होता है, एग होता है, यानी कि फीमेल का जो ओवम होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल होता है। और अंडाणु जो होता है ये भी क्या होता है? सिंगल सेल होता है। युग्मक जो होता है, गैमेट जो होता है, ये भी सिंगल सेल होता है। लेकिन जो भ्रूण होता है ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को मिल करके बनता है, फर्टिलाइज होने के बाद भ्रूण बनता है। तो ये क्या हो गया? ये सिंगल सेल नहीं होगा। तो सेकेंड आपका राइट आंसर बनेगा, यानी कि सेकेंड आपका विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं वरण पुष्प का एक गुच्छा है? तो यहाँ पे सीधे चलेंगे सूर्यमुखी पे। सूर्यमुखी आपको देखने भी आपने कभी देखा होगा, तो ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ फूल नहीं है, ये फूलों का गुच्छा होता है, ठीक है। बाकी आपके करेक्ट आंसर, आपके जो गुलाब है ये फ्लावर होता है, चाइना रोज़ ये भी फ्लावर होता है, धतूरा ये भी फ्लावर इसमें होता है, एक एक फ्लावर होते हैं। लेकिन सूरजमुखी में बहुत बड़ा सूरजमुखी होता है, सूरजमुखी का फूल, तो ये एक गुच्छा होता है। तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रस यानी कि लार का कार्य है। तो लार जो होता है, लार का काम क्या होता है कि जैसे ही हम मुंह में खाना लेते हैं तो वहाँ पे हमारी जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड्स, वहाँ से एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि काम क्या करते हैं? स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। तो सेकेंड आपका राइट आंसर बनेगा। डाइजेशन जो टॉपिक है उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि जो पूरा प्रोसेस क्या होता है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, और वहीं से ज़्यादातर सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतः श्वसन की डैश में दिया है, श्वास में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। तो आप अगर श्वसन करते हैं तो क्या आप श्वसन जब सांस अंदर की ओर खींचते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है? होती है। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन, यानी कि जब सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं तो दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। तो क्या उन दोनों में ऑक्सीजन होती है? तो ये बात भी गलत हो गई, दोनों में ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट है, उच्च श्वसन यानी कि श्वास जब बाहर निकालते हैं तो वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। जब हम ऑक्सीजन अंदर की ओर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? अंदर की ओर जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें जाती हैं। लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो बाहर सिर्फ क्या होता है? बाहर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ दिया है, उच्च श्वसन, श्वास निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इनकी आवश्यकता नहीं है, हमारी बॉडी को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ले लेती है और बाकी सबको बाहर कर देती है, ठीक है। तो उच्च श्वसन में क्या होगा? और वायु जो होती है ऑक्सीजन
वायु में ऑक्सीजन नहीं होती। जब बाहर वायु निकलती है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। थर्ड आपका करेक्ट आंसर होता है। लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेली शाम 4 बजे। चैनल सीटेट अड्डा पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।